Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2020. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो मेरी ये वीडियो है, आने वाली वीडियोज़ हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। देखिए, ये एग्ज़ाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, किसी ने ये स्कैन करके डाला हुआ था। जो रियल कॉपी वैसे हमें मिल नहीं पाई है, जैसे कि हर बार हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो मिल नहीं पाई है। तो ये डाला हुआ किसी ने फ़ोटो खींच के, बट ठीक से नहीं किया हुआ, सारा क्लियर नहीं है, बट वी विल ट्राई कि आपको जो है समझ में आ जाए। पेपर सिविल लॉ 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द रूल रेस इंटर आलियोस जुडिकेटे नलम एलियस प्रिया जुडिशियम फेसिएंट। तो वो 41 एंड 42 है, सी इज़ दी आंसर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, रेस इंटर आलिया एक्टा मीनिंग क्या होता है इसका, मैटर एडजस्ड इन अ कोज डू नॉट प्रेजुडाइस दोज हु आर नॉट दी पार्टीज टू इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टीज नहीं हैं उन पर जो है जो मैटर डिसाइड हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो लिखा 41 42 में, तो सी इसका आंसर हो गया। Exercise 2. In which of the following judgment it was ruled that when two medical experts differ in their opinion on the same point, court must accept the opinion which fits with the direct testimony. तो केस था प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ए इज द आंसर। Next, 3 document prepared in 2 copies. A alone sign in one copy, B alone sign in other copy. A then hands to B the document signed by himself and B hands to A document signed by himself. With respect to this and is prescribed under section 62 of Evidence Act, choose the true proposition. Both copies are primary evidence. Document executed by B is the primary evidence only against B, and executed by A is also only against A. तो D इसका आंसर रहेगा। देखिए लिखा हुआ ना, वेयर डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड जो काउंटर पार्ट है तो जिसने साइन किया है ओनली अगेंस्ट पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट, तो बी ने एग्जीक्यूट किया है जो वो उसके लिए जो है वो प्राइमरी है, और ए ने किया है वो ए के लिए है। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 4. इन विच द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ पार्टी हु इज नॉट इन पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक device from which the document is produced, such party cannot be required to produce certificate under section 65B4. तो केस कौन सा था ये, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट अब इसको जो है ओवर रूल कर दिया गया है, कौन से केस से, अर्जुन पी कोटकर वर्सेस कैलाश कुशान राव गोरंत्याल, 2020 की जजमेंट है ये, तो उससे इसको ओवर रूल कर दिया था। Next is 5. Which of the following provision of the Indian Evidence Act deals with privileged communication about unpublished official records? That is section 123. B is the answer. और इसमें मैगजीन भी आती है, सोलस पोपली सुप्रीम लैक्स, वेलफेयर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम लॉ। Next is expression information received from a person accused of an offence under section 27 covers information through all forms of information whether confessional or not. C इसका आंसर हो गया। Next 7. Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any stock or of any marketable other security, such duty shall be calculated on the value of such stock or security according to the average value thereof on the day of date of instrument. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट इज 8. A owes B ₹1000. A sells a property to B, the consideration being ₹500.
द रिलीज ऑफ द प्रीवियस डेट ऑफ 1000, मतलब 1000 रुपये का डेट छोड़ दिया और 500 रुपये ऊपर से दिए। तो अब स्टैम्प ड्यूटी कितने पे पेएबल होगी? प्रॉपर्टी तो 1500 रुपये की है तो 1500 पर पे ही होगी है, तो सी इसका आंसर हो गया। और एक कहाँ मेंशन किया गया है, ये है सेक्शन 24 और ये है इलस्ट्रेशन 1। नेक्स्ट 9, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी स्टैम्प्ड विद एडहेसिव्स। तो देखिए इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे हो जाएगा, नोटेरियल एक्ट्स पर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इस पर भी होगा, बट चेक्स पर कभी स्टैंप नहीं लगती है। तो डी इसका आंसर हो गया। चेक तो आपने देखे ही हैं, हर किसी ने देखा होता है चेक, कहीं स्टैंप नहीं होती है उस पर, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 10, अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट who may assign an additional district judge any of the function of district judge including the function of receiving, registering case and appeals। तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट जज बोथ कर सकते हैं, तो सी इसका आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। और ये सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है HP हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में। नेक्स्ट 11, अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 9 में देखिए लिखा ही हुआ इधर, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 12, विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन। हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस एट विच एनी कोर्ट अंडर द एक्ट इज टू बी हेल्ड। यस इट इज करेक्ट। फिर है द प्लेस ऑफ फिक्स कैन नॉट बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स। नो इट कैन बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स, तो ये हो गया गलत। फिर है ए कोर्ट अंडर दिस एक्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 1 और 3 करेक्ट हो गए, तो सी इसका आंसर हो गया। और ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 15 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट डिक्री एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। डेफिनेशन ऑफ डिक्री कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 ऑफ CPC में। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट इज अ डीम्ड डिक्री। ऑर्डर होल्डिंग द अपील इज नॉट मेंटेनेबल, दिस इज ऑल्सो अ डिक्री। फिर ऑर्डर होल्डिंग दैट देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ डीम्ड डिक्री। तो ऑर्डर ऑफ रिमांड ये नहीं होता, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीम्ड डिक्री अंडर CPC। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है यस, रेस्टिट्यूशन है यस, एडजुडिकेशन एज टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय जजमेंट डेटर ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो गए, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। देखिए वो है धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ए इज द आंसर। दरिया वर्सेस स्टेट एंड स्टेट ऑफ UP वर्सेस ये नवाब हुसैनी, दोनों किस पर है? ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पर है। लाचन वाला या बताइए जरा, लिखिए कमेंट सेक्शन में किस पर है ये। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। कंसेंट डिक्री नहीं, ये नहीं होती। एक्स पार्टे डिक्री यस इट इज। डिसमिनल इन डिफॉल्ट, डिसमिनल इन लिमाइन ये नहीं होते, बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा रेस जुडिकाटा का? 11 CPC। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट फॉरेन जजमेंट। वो कहाँ लिखे हुए हैं? देखिए सेक्शन 13 में लिखे हुए हैं, फॉरेन जजमेंट नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये तो ग्राउंड है। फिर है नॉट ऑन मैरिड, ये भी ग्राउंड है। अपोज टू नेचुरल जस्टिस, ये भी है। बेस्ड ऑन इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, ये नहीं है क्योंकि ये वहाँ पर लिखा नहीं हुआ, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 18, विद रिस्पेक्ट टू डिक्री डिफाइंड इन CPC चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशंस। कौन सी है? देखिए डिक्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इन ऑर्डर दैट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मे बी अ डिक्री, इट मस्ट बी डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज इंटर से, यस बिल्कुल ठीक है। फिर एक्सप्रेशन राइट्स मीन सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल राइट्स, ये प्रोसीजरल राइट्स की बात नहीं की गई है, तो ये नहीं होता। फिर राइट ऑफ द पार्टीज अंडर 2(2) इंक्लूड्स लिमिटेशन जुरिडिक्शन अकाउंट एटसेट्रा, ये ठीक है। तो 1 और 3 में ठीक हो गए, तो ये हो गया इधर, सेकंड इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 19,
With respect to expression suit of civil nature as applicable in CPC, choose the true statement about proposition. A civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature unless they are barred. बिल्कुल ठीक है, खाली का सेक्शन 9 में. फिर एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट राइट्स. नो इट इंक्लूड्स, तो ये हो गया गलत. फिर सूट वेयर प्रिंसिपल क्वेश्चन इज अबाउट रिलीजन इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ये ठीक है. तो 1 और 3 ठीक हो गए फिर से, तो ये सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 20, विद रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. डॉक्ट्राइन रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सिविल सूट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन इंटरिम ऑर्डर एटसेट्रा, ये बिल्कुल ठीक है. फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा कोडिफाइड अंडर सेक्शन 11 इज एग्जॉस्टिव. नो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. तो 1 और 2 आर करेक्ट, 3 is incorrect, A is the answer. Next 21, with respect to representative suit under order 1 rule 8, choose the true statement about propositions. All members of the class should have a common interest in the subject matter. Yes, बिल्कुल ठीक है. All members of the class should have a common grievance matter. Yes. The relief sought in nature be beneficial to all. Yes, all of the above are correct. D is the answer. Next 22, with regard to applicability of order 2 rule 2, choose a true statement. The cause of action in previous suit must be identical to the subsequent suit. Yes, बिल्कुल ठीक है. Relief sought in the subsequent suit could have been given in the previous suit, ये भी होना चाहिए. फिर if the omission to relief in the previous suit was with or without leave of the court, subsequent suit will be barred. No, without leave of the court होगा तभी तो barred होगा. With the leave of the court है अगर, तो barred क्यों होगा फिर वो. तो थर्ड हो गया गलत. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? A. 1 और 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट. A इज द आंसर. नेक्स्ट 23, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. एवरी सूट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. यस, बिल्कुल ठीक है. इफ देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट विल हैव टू बी रिजेक्टेड. यस, बिल्कुल ठीक है. फेलियर इन इंडिकेटिंग द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज अ फैटल टू द फाइलिंग ऑफ द सूट. ये भी बताना तो पड़ेगा ना कब वो राइज हुआ, तो वो भी ठीक है. ये तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकता है, तो कहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट? ऑर्डर 7 रूल 11. तो तीनों ठीक हो गए. डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट 24, विद रिगार्ड टू प्लीडिंग अंडर सीपीसी चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. इतनी प्रपोजिशंस पूछ ली हैं सीपीसी में. तो प्लीडिंग शुड स्टेट्स फैक्ट एंड लॉ. नो, इसमें आ चाहिए नॉट लॉ, तो ये हो गया गलत. फैक्ट स्टेटिंग इन द प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक है. प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, बिल्कुल ठीक है. ये कहाँ मेंशन किया गया? ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स. तो इसमें से 2 और 3 करेक्ट हो गए, 1 इज इनकरेक्ट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन टू एग्जामिन अ पर्सन. कर सकते हैं, तो पार्टीशन कराने के लिए कर सकते हैं. टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन तब भी कर सकते हैं. अभी दिखा मे नॉट इशू ए कमीशन, तो ये तो मतलब सारे ही इसमें हो जाएगा. और डी ऑप्शन भी ऑल ऑफ दीज है. तो ये मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जो है ये इसमें ऑप्शंस ठीक नहीं है. यहाँ आना चाहिए था नन ऑफ दी अबव, तब तो डी आंसर होता. लेकिन देखिए लिखा ना मे नॉट इशू अ कमीशन, तो इन तीनों में तो कमीशन इशू हो सकता है. सेक्शन 75 सीपीसी देख सकते हैं इसके लिए आप. नेक्स्ट 26, which of the following is not liable to be attached and sale during the execution proceeding. बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, सिक्योरिटीज हो जाएंगी, प्रोमिसरी नोट हो जाएगा. टूल ऑफ आर्टिसन नहीं हो सकता. डी इज द आंसर. का मेंशन किया गया है सेक्शन 60 सीपीसी में. नेक्स्ट 27, which of the following recognized mode of service of summons under CPC. तो पर्सनल सर्विस टू द पार्टीज और एजेंट, ये ठीक है. सब्स्टिट्यूट सर्विस, ये भी ठीक है. सर्विस ऑफ समन बाय द कोर्ट, ये भी ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. ऑर्डर कौन सा है समन्स का? 5. नेक्स्ट 28, लीगल सेट ऑफ इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 6. ए इज द आंसर. ऑर्डर 6 में क्या है? प्लीडिंग्स. 6A क्या है? काउंटर क्लेम. नेक्स्ट 29, विद रिगार्ड टू अबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 चूज द ट्रू स्टेटमेंट. डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज दिस सूट अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव. बिल्कुल ठीक है. ये ऑर्डर 22 के रूल 1 में ही लिखा हुआ है ये.
If sole surviving plaintiff dies, the right to sue survive. The court on the application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit. बिल्कुल ठीक है, ये है रूल 3. Any person so made a party shall be governed by pleading already submitted and shall not be entitled to make any defense appropriate to his character as a legal representative of the party. No, ये गलत है, वो डिफेंस दे सकता है. इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? रूल 4 के सब रूल 2 में. तो ये हो गया गलत. तो फिर 1 and 2 आर करेक्ट. A is the answer. Next 30. In which of the following case Supreme Court stated that the remedy of attachment before judgment is drastic and extraordinary power and such power should not be exercised mechanically or merely for asking. It should be used sparingly and strictly according to the rule. ये केस था रमन टेक वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स. A is the answer. Next 31. For the purpose of applying Section 6 of Specific Relief Act, which of the following is incorrect? Person is dispossessed of immovable property. Yes, बिल्कुल ठीक है. Disposition of property was without his consent. Yes, दोनों ठीक हो गए. फिर disposition of the property was otherwise than due course of law. Yes. Suit must be filed within 3 months. 6 months का टाइम है. तो ये हो गया गलत. तो इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है. तो D is the answer. Section 6 बता ही दिया सारे का. Next 32. Against an order under Section 6, which of the following is appropriate remedy? तो रिवीजन हो सकता है इसमें, अपील रिव्यू नहीं हो सकता. C is the answer. वही मना कर दिया गया है सेक्शन में ही. Next 33. With respect to settlement under Specific Relief Act, choose the correct statement. Settlement means instrument other than will. ये बिल्कुल ठीक है. सेटलमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2B में. फिर है थ्रू सेटलमेंट डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन दी मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली इज डिस्पोज्ड ऑफ. नो, वहाँ लिखा हुआ है मूवेबल और इमूवेबल. तो 2 हो गया रॉन्ग. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? 1 and 3 आर करेक्ट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 34. इन द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सूट सीकिंग मेयरली डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप albeit a property without seeking possession when the plaintiff is not in possession of the property is not maintainable. ये था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम. A is the answer. Next 35. Which of the following provision of Specific Relief Act empowers the state government designate one or more civil courts as special court to exercise jurisdiction and to try a suit in respect of contract relating to the infrastructure projects? That is 20B. C is the answer. और ये बात करते हैं स्पेशल कोर्ट की. नेक्स्ट 36. विद रिगार्ड टू सेक्शन 21, चूज ट्रू स्टेटमेंट प्रपोजिशंस. तो है प्रपोजिशन इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे आल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंसेस. बिल्कुल ठीक है. ये सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है ये 21 के. फिर है इफ द कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation of the breach should also be made to the plaintiff, it shall award him compensation accordingly. ये मेंशन किया सबसेक्शन 3 में. फिर where the plaintiff has not claimed any compensation in the plaint, the court shall neither grant any compensation nor shall allow him to amend the plaint. No, इसमें जो है अगर नहीं मांगा है तो अमेंड कर सकता है प्लेंट को. ये लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 के प्रोवाइजो में. तो ये हो गया गलत. 1 and 2 आर करेक्ट. तो A is the answer. Next 37. With respect to the proof of circumstantial evidence under Indian Evidence Act, which of the following proposition expression is incorrect? That circumstances from which guilt is established must be fully proved. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है all the facts must be consistent with the hypothesis of the guilt or innocence of the accused. गिल्ट होना चाहिए ना, इनोसेंस थोड़ी होगा. फिर the circumstances must be conclusive in nature. Yes, the circumstances should to a moral certainty excludes every hypothesis except the one proposed to be proved. जैसे बिल्कुल ठीक है. इसमें आंसर क्या हो गया? B is the answer. Next 38. Which of the following case deals with testimony of child witness? वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू. D is the answer. Next 39. Which of the following provision of Indian Evidence Act provides irrebuttable presumption? That is section 112. Because वहाँ लिखा हुआ it is a conclusive proof unless non-excess is shown. Next 40. Footprints of accused is admissible under section 7 of Indian Evidence Act. A is the answer. Next 41.
FIR was filed against A for committing offence under section 302 IPC. A absconded from the jurisdiction, however later on got arrested from a different place. During trial, prosecution adduced a letter written by B, his relative, containing information as to filing of an FIR. As per the Indian Evidence Act, the letter written by B is relevant under section 8. कंडक्ट दिखा रहा है ना, बी लिख रहा है ए को कि भाई तेरे खिलाफ FIR जो है लॉज हो गई है, तो रेलेवेंट है कंडक्ट के लिए, सी इसका आंसर रहेगा. Next 42, with respect to section 10 of Indian Evidence Act, which of the following proposition expression is incorrect? There must be reasonable ground to believe that the existence of conspiracy established by prima facie, yes. It must be proved that the accused were party to the conspiracy, yes. The act, declaration, etc. of each conspirator must be only in furtherance of their common intention. Common intention कोई ज़रूरी नहीं है, common object भी चल जाएगा. C गलत हो गया. डी है द एक्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी कन्फाइंड टू द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यस बिल्कुल ठीक है, तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 43, ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस हैज टू गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज वाज नॉट रेज्ड, हाउएवर द प्रोसिक्यूशन ट्राई टू एड्यूस एविडेंस अबाउट द बैड कैरेक्टर as highly probable that he committed the crime. The evidence adduced the prosecution is inadmissible under section 54 or 11. जब उसने गुड कैरेक्टर का रेज नहीं किया तो फिर बैड कैरेक्टर का कैसे रेज करेंगे? डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 44, विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट चूज ए ट्रू स्टेटमेंट. एडमिशन कैन बी मेड बाय द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, ये बिल्कुल ठीक है. फिर एडमिशन कैन बी मेड बाय एजेंट ऑफ द पार्टी हु आर ऑथराइज्ड एक्सप्रेसली. एक्सप्रेसली की जरूरी नहीं है, इम्प्लाइड भी तो भी चल जाएगा, तो ये हो गया गलत. पर्सन फाइलिंग सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कैन ऑल्सो मेक एडमिशन टू वाइल हैविंग दैट कैरेक्टर, ये बिल्कुल ठीक है. So 1 and 3 are correct, 2 is incorrect, C is the answer. Next 45, with respect to admission under Indian Evidence Act, choose the true statement about prepositions. Admission is substantive piece of evidence, yes. Generally admission is proved against the maker of the statement, yes. Self-serving statement as to state of body mind is admissible as evidence, yes it can be. So D इसका आंसर हो गया, all are correct. एडमिशन की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 17 में. नेक्स्ट 46, विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, फिर से प्रपोजिशन है. कन्फेशन इज सब स्पीशीज एडमिशन ऑफ एडमिशन इन क्रिमिनल केस, ये बिल्कुल ठीक है. हाउ? रेलेवेंसी इज जीनस, एडमिशन इज स्पीशीज एंड कन्फेशन इज सब स्पीशीज. फिर स्टेटमेंट कंटेनिंग सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एविडेंस, ये बिल्कुल ठीक है. फिर mere conduct is not confession unless it amounts to assertion, yes भी ठीक है, तो D हो गया, all are correct. Next 47, section 27 of Indian Evidence Act is based on theory of confirmation by subsequent facts, C is the answer. Next 48, with respect to confession of the Indian Evidence Act choose a true statement. तो आर्टिकल 20 का 3 of Constitution protects an accused against testimonial compulsions, ये बिल्कुल ठीक है. इट क्रिएट्स नो बार इन यूजिंग रिट्रैक्टेड कन्फेशन अगेंस्ट द अक्यूज, ये बिल्कुल ठीक है. फिर अक्यूज कैन क्लेम प्रोटेक्शन गिवन इन सेक्शन 24 अगेंस्ट द कन्फेशन रिकॉर्डेड थ्रू कंपल्शन, ये बिल्कुल ठीक है. तो सारे ठीक हो गए, ऑल आर करेक्ट, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 49, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट चूज द ट्रू स्टेटमेंट. सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट confers a discretion on the court to permit a witness to be cross-examined by a party calling him, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है. फिर a court will not normally allow a party to cross-examine his own witness and declare the same hostile unless the court is satisfied that statement of the witness exhibits an element of hostility, ये बिल्कुल ठीक है. फिर a mere declaration that a witness is hostile, his all statements shall be excluded, no सारे statement थोड़ी exclude करेंगे, तो ये हो गया गलत. तो 1 and 2 are correct, A is the answer. Next 50, with respect to dying declaration under Indian Evidence Act choose this true statement about prepositions. The percentage of burn injury alone would not determine the admissibility of dying declaration, बिल्कुल ठीक है. फिर absence of medical certificate as to fit state of body is a fit ground to throw dying declaration, no ये गलत है.
फिर ओपिनियन मैजिस्ट्रेट एज टू फिट स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी वुड डिसाइड द डिसेबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 इसमें करेक्ट होगा, तो सी इसका आंसर हो गया। Civil Law 2. So first question is, where a plaintiff has been prosecuting with due diligence in good faith another civil proceeding relating to the same matter and issue in court which from the defect of jurisdiction is unable to entertain it. The period so spent by the plaintiff is liable to be excluded in computing the period of limitation for a suit under section कौन सा limitation act में? This is section 14. C is the answer. Next is 2. A judgment was passed on 10/7/2002 and decree was prepared on 25/7/2002. An application for certified copy was made on 11/7, means before the preparation of decree, and the certified copy was ready on 1/8/2002, and a delivery of copy was taken on 5th August 2002. Under section 12, the period of limitation to be excluded is from 11/7/2002 to 1/8/2002. A is the answer. सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 है ये। Next is 3. The word after in section 6A of Hindu Minority and Guardianship Act need not necessarily means after the lifetime but in the absence of was held in which following case? It was Geeta Hariharan and versus RBI. C is the answer. बहुत ही फेमस केस है ये। इस पर एक केस और आ चुका है, ABC वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली, वो भी देख सकते हैं आप। Next is 4. Under the Hindu Marriage Act, a wife may present a petition for dissolution of marriage by decree of divorce on the ground that her marriage was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age before attaining 18 years. बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेक्शन कौन सा है? 13(2) का 4. D is the answer. Next is 5. Under Hindu law, children of void and voidable marriage are legitimate under which section of Hindu Marriage Act? That is section 16. B is the answer. 5 किसके लिए है? Conditions हैं। फिर 11 में क्या है? Void marriage. 17 में क्या है? Punishment. Next 6. Which of the following person is not class 1 heir of the succession to the property of a Hindu male under Hindu Succession Act? तो फादर है, फादर कौन होता है? क्लास 2 होता है। A is the answer. Next is 7. A Hindu husband can claim maintenance from his wife under which of the following legislations? Hindu Adoption and Maintenance and Hindu Marriage Act, both. Hindu Adoption Maintenance Act में तो सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड या वाइफ कोई भी मांग सकता है, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 8. A married boy or girl who has completed age of 15 years can be adopted under the Hindu Adoption and Maintenance Act. Generally no, prohibited है under section 10, और वहाँ लिखा हुआ है section 10 में ही कि भाई अगर कस्टम यूसेज परमिट करते हैं उनके तो वो कर सकते हैं। सी इसका आंसर रहेगा। Next is 9. Whom the following is not a dependent of a deceased Hindu under section 21 of Hindu Adoption Maintenance Act? तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर नहीं होते हैं, फादर मदर है, विडो रीमैरिज है, अनमैरिड डॉटर है, ये रहेंगे। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 10. प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 21. बी इज द आंसर। 20 में क्या है? राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम्ब। 23 डिलीटेड। 22 क्या है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन। नेक्स्ट इज 11. Which of the following is not a constituent element of actual desertion? फैक्टम ऑफ डिजर्शन होना चाहिए, एनिमस डिजरेंडी होना चाहिए। फिर है डिजर्शन शुड बी विदाउट अ रीजनेबल एक्सक्यूज एंड विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। यस। स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 1 year मस्ट हैव रन आउट बिफोर द पिटिशन इज प्रेजेंटेड। तो इसमें 2 years की बात की गई है, मस्ट हैव रन आउट हुआ है सेक्शन 13 क्लोज 1B में कि भाई हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 12. हिंदू मेल एक्स डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड हिज फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो एंड फादर्स ब्रदर एंड फादर सिस्टर। हु आउट द फॉलोइंग विल सक्सीड एक्स? तो किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? देखो मान लो ये एक्स है, ये इसके फादर था जो कि डाइड है, ये है इसकी विडो। ओके, अब एक्स का एक ब्रदर था वो भी
डाइड हो गया, ये उसकी विडो है। फिर फादर की विडो मतलब ये स्टेप मदर है, इसकी मदर नहीं है, ठीक है। और जो फादर है इसके, उनका भी एक ब्रदर है जो अभी जिंदा है, एंड फादर की एक सिस्टर भी है। तो अगर हम सक्सेशन एक्ट में देखें स्केड्यूल में, तो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि जो स्केड्यूल में जो एंट्रीज हैं इन क्लास 2 वो जो है नेक्स्ट एंट्री को रिमूव कर देंगी, मतलब फर्स्ट एंट्री विल प्रेफर्ड ओवर दी नेक्स्ट वन। तो फादर विडो जो है और ब्रदर विडो ये एक ही एंट्री में है। कौन सी एंट्री में? एंट्री 6 में इन क्लास 2, ठीक है। फिर फादर्स ब्रदर फादर सिस्टर ये है एंट्री 7 में, तो ये दो हो गए एक्सक्लूड। तो किसको मिलेगा? फादर विडो एंड ब्रदर्स विडो को। तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंकरेंस ऑफ 3 पार्टीज ये चाहिए। तो वैसे 3 पार्टीज होती हैं क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। श्योरिटी का डिस्टिंक्ट प्रॉमिस होता है टू बी आंसरेबल, ये ठीक हो गया। फिर लायबिलिटीज टू बी लीगली एनफोर्सेबल, ये से होना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्रीमेंट तो एक ही बनता है ये, बट उसमें कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, फिर प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, एंड श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में। दे आर 3 डिस्टिंक्ट, तो इसमें ओनली वन नहीं रहेगा यहाँ पर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14, द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? 182 सी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, ड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट द ऑक्शन सेल, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड है या फिर एक्सप्रेस है ये? दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, द केस फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट रिलेटेड टू एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर। ये मैरिज वाला था ना कि भाई आपका फादर मरेगा तब मैं आपसे शादी करूंगा, फादर मरा नहीं, उसने पहले ही कर दिया। नेक्स्ट 17, ए वॉइड एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ या फिर इलीगल इन नेचर या फिर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ए इज द आंसर। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2G में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 18, communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, B is the answer। कहाँ लिखा हुआ ये? सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और जो एक्सेप्टर है वो कब बाउंड होगा? when it comes to knowledge of the proposer। नेक्स्ट 19, communication of acceptance is complete as against the acceptor, देखिए बताया है मैंने ये ऊपर, when it comes to the knowledge of the proposer, A is the answer again, section 4। Next 20, A owes B under a contract sum of money the amount of which has not been ascertained. A without ascertaining the amount gives to B, B in satisfaction thereof accept a sum of 5,000. This is discharge of whole debt, A is the answer। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 63 और ये है इलस्ट्रेशन D। नेक्स्ट 21, मैच करना है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 में है, प्लेज कितने में? 172 में, कंटिन्यूइंग गारंटी 129, बेलमेंट 148। तो क्या बन गया इसका? 3421। बट इसमें देखिए यहाँ पर पहले ए लिख दिया, ये थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया इसीलिए इसको। तो फिर क्या बनेगा इसका? DCAB, DCAB, D इज द आंसर। नेक्स्ट 22, Indian Contract Act came into force on 1st September 1872, C is the answer। नेक्स्ट 23, अब मैच करना है फिर से। यह है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन। देखिए इसमें भी यहाँ पर पहले 2 लिख दिया और ABCD नीचे लिखा है, तो हम इसको उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये इधर मेंशन किया, पहले 1 2 3 लिख दिए हैं, अब इनको मैच करना है तो हम उल्टा करते हैं। 1 का रहेगा डिपॉजिट ऑफ रेंट, फिर 19 में क्या है? लीज ऑफ वेकेंट बिल्डिंग्स, 13 में क्या है? लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग एंड रेंट इन गुड रिपेयर, और 16 क्या है? स्पेशल प्रोसीजर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या बन गया? DABC, C इज द आंसर। नेक्स्ट 24, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट द कंट्रोलर कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फॉर रिकवरी ऑफ फाइन, दैट इज सेक्शन 31, B इज द आंसर। Next 25, the standard rent fixed by controller under section 4(1) of Himachal Urban Rent Control Amendment Act 2009 is payable from the date of filing of application या फिर fixation of standard rent
या फिर डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ टेनेंसी या फिर डेट ऑफ कोर्ट डिसाइड्स. From date of filing of application of for fixation of standard rent, A is the answer. Next is 26. Find the premium not to be changed for grant, renewal, discharge of tenancy under which of the following provision of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, that is section 8. B is the answer. 27. Which of the following heirs of deceased tenant who continue in possession after the termination of tenancy is not mentioned in Schedule 1 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act? तो स्पाउस है, सन ऑफ डिसीज सन है, सन ऑफ डिसीज डॉटर नहीं होगा, डॉटर है, तो सी इज द आंसर. नेक्स्ट 28. अंडर सेक्शन 30 का 3 ऑफ हिमाचल अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट द पेनल्टी इम्पोज्ड इज, कितनी पेनल्टी है 30 के 3 में? दैट इज imprisonment for a term exceeds 6 months and fine may extend to 1,000 rupees. A is the answer. Next 29. Under Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, the following court has power to transfer proceedings. High Court has the power. B is the answer. Next 30. Under which of the following section there is a provision for conversion of residential building into non-residential building? That is section 12. D is the answer. किसका? हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में. नेक्स्ट 31. The landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition to standard rent or any rent in excess of such rent, but landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 3 months rent in lump sum. Has been provided under which of the following provision of Himachal Pradesh Urban Rent Control Amendment Act 2009? तो ये है सेक्शन 7. B is the answer. Next 32. Under section 6 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Amendment Act, increase of standard rent shall not exceed 10%, 20, 30 or 5. That is 10%. A is the answer. Of the cost of addition, improvement, alteration, special repairs. Next 33. Rajesh Kant Roy versus Shanti Devi is a case of the following principle of Transfer Property Act. कौन से पर है ये? वेस्टेड इंटरेस्ट पर है. A is the answer. Next 34. Where the mortgager delivers possession of property to the mortgagee is called, that is usufructuary mortgage. C is the answer. इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है? ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है और एलमनस में भी एब्सोल्यूट होता है. एलमनस तो मिक्स है, किसी का मिक्स हो सकता है. यूसुफ्रक्चर में क्या है? सिर्फ पोजेशन देते हैं कि भाई आप जिससे जो भी यूसुफ्रक्ट मतलब जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उससे अपना रेंट लेते रहो, मॉर्गेज की मनी जो है पे करते रहो. सेक्शन कौन सा है मॉर्गेज का? 58A. ठीक है. सिंपल मॉर्गेज कितने में है? B में. E फॉर इंग्लिश. यूसुफ्रक्चरी है D में. अनोमलस है G में. नेक्स्ट 35. सेक्शन है ये, अब मैच करने हैं फिर से वही, तो हम इधर से करेंगे. सेक्शन 14 क्या है? रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. डी हो गया, तो डी के 2 ही ऑप्शन है इसमें. ठीक है, ये हो गया कैंसिल. अगला है पार्ट परफॉर्मेंस 53A ही है, तो ये हो गया C, तो A ही है इसका आंसर आ गया. फिर है A और है फिर है B. A इज द आंसर. नेक्स्ट 36. एवरी ट्रांसफर ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर ट्रांसफर शैल बी अवॉइडेबल. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? 53. फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. Next 37. Immovable property under the law relating to TPA to transfer of property includes growing trees है, crops, grass और timber नहीं है. ये क्या होते हैं? Movable property है. D इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में लिखा हुआ है. Next 38. If the transfer property is made with condition, the condition is void and transfer is valid. Where transfer is made with void condition, yes, ये ठीक है. Where transfer is made with void condition and made with condition restraining absolutely further transfer of such property, तो ये तो है ही है. फिर made absolute with condition restraining enjoyment of such property, तो ये भी है. अब इसको अगर एक तरीके से देखें तो जो A है ये भी ठीक ही होना चाहिए. अगर कंडीशन पहले से ही void थी तो ट्रांसफ़र तो हो ही गया. where transfer is made with void condition, तो कंडीशन तो ऑलरेडी void है, तो तीनों होना चाहिए था. बस इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उसके हिसाब से D बनता है. हो सकता है कि वो ये ना कह रहे हुए कंडीशन तो पहले ही वॉइड थी, ट्रांसफ़र तो हो ही गया है, तो ऑब्वियसली उस एंगल से देखें तो बी और सी ठीक हो गए. बट मैं कहूँगा कि ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए था.
Next 39, the mortgagee has the right to sell the mortgage property without intervention of the court. कहाँ पर? इंग्लिश mortgage में. A is the answer. क्यों? उसमें absolute transfer होता है property का. Next 40, determination of lease takes place by efflux of time limited thereby, notice to quit by the landlord, इससे नहीं होगा, by forfeiture, by express surrender. तो C is the answer. by notice to quit से नहीं होता, नोटिस ही दिया है ना, उससे डिटर्मिनेशन नहीं होगा. जो वो टाइम पीरियड दिया है नोटिस में वो ख़त्म हो जाएगा तब उससे हो जाता है, तो इसका C आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? 111 TPA. Next 41, waiver of forfeiture under section 112 takes place by acceptance of rent which become due since forfeiture. Yes. By distress of such rent. Yes. Any other act on the part of lessor showing intention to treat the lease as subsisting. All of the above. D is the answer. Next 42, exemption of lease from agricultural purpose कहाँ mention किया गया है? Section 117. B is the answer. Next 43, before the Limitation Act of 1963, the Limitation Act being followed by Indian courts and tribunals was Limitation Act of 1908. C is the answer. Next 44, period spent in prosecuting the case before consumer forum can be excluded. अगर good faith में किया था तो C is the answer. वहाँ लिखा ना any court or tribunal, तो section 14 है Limitation Act. Next 45, under section 3 of Limitation Act, the court is required to consider the following: the question of limitation only when objection limitation no when the defendant does not confess the judgment, only when the defendant does not admit his liability, suo motu even when the defendant has not taken the any objection. D इसका आंसर है, तो मैंडेटरी है कोर्ट के लिए करना. Next 46, in order to attract section 4 Limitation Act, the court should be closed for whole day या फिर normal working hours. तो B is the answer, ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ है. Next 47, period of limitation for a suit by a Hindu governed by Mitakshara law to set aside his father's alienation of ancestral properties 12 years from the date of alienee takes possession of the property. तो A है, और देखिए इसमें क्या है ना, C में भी बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, तो A लगाओ या C लगाओ, दोनों ही ठीक है. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इट इज़ आर्टिकल 109 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट. Next 48, section 22 of Limitation Act refers to which of the following cases? Continuous breach of contract. वहाँ लिखा continuous breach and torts, तो A इसका आंसर रहेगा. Next 49, the period of limitation of filing a suit to recover possession of movable or immovable property comprised in religious charitable endowment transfer for a valuable consideration under Article 96 of the schedule is, देखिए यहाँ schedule बता दिया है इधर, that is 12 years. B is the answer. Next 50, under Article 112 of schedule, the period of limitation or filing a suit by central government is 30 years for any suit. C is the answer. Criminal law. So question number 1 is, under the Negotiable Instrument Act, if the drawer goes for appeal, the trial court can order minimum of 20% of the awarded amount to be released to the drawee. मतलब 20% जमा कराना पड़ता है आपको अगर आप अपील कर रहे हैं तो B इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 148 के 1 में, और ये 2018 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया है. Next is 2, the following 3 condition precedents which must be satisfied before the dishonor of check can constitute an offence and become punishable. Choose the odd one out. The check ought to have been presented within the bank within 6 months from the date of which it is drawn. Yes, it is correct. But अभी जो है ये 3 month हो गई है by the order of RBI. चेक पर भी लिखा था present within 3 months. फिर the payer or holder ought to make demand for the said money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days from the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check unpaid. फिर है drawer of such check should have failed to make payment of the said amount to the payee in due course within 15 days of the said notice. फिर है drawer of such a check should have failed to make payment of said amount to the payee in due course of the check within 30 days of the said notice.
तो ये अब देखिए दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो अगर मान लो आपको आंसर नहीं भी आता है तो मतलब ये दोनों तो ठीक हो गई, ए और बी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो वहाँ 15 डेज़ की बात की गई है तो 30 डेज़ नहीं है, तो डी इसका आंसर हो गया। सेक्शन कौन सा है ये? 138 NI एक्ट। नेक्स्ट इज 3 पावर टू क्लोज लीकर वेंडर अंडर सेक्शन 14 इज वेस्टेड टू फाइनेंशियल कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी इज द आंसर। Next 4, if a license holder for any person acting on his behalf sells or deliver liquor to any person apparently under the age of 18 years, he shall be punished with fine which may extend to 10,000 but not less than 2,000। मतलब 2,000 का तो मिनिमम फाइन है, 10,000 तक हो सकता है, सी इसका आंसर रहेगा। और एक कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 24 ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में। Next 5, permit for scientific management of wild animals under section 12 of Wildlife Protection Act does not include ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन या फिर ट्रांसलोकेशन टू सुटेबल हैबिटेट या फिर पॉपुलेशन मैनेजमेंट बाय पॉइजनिंग और अदरवाइज डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड एनिमल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ी हुआ है डी, तो वेरी ऑब्वियस हो गया ये तो आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 6, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मे ग्रांट परमिट टू एंटर और रिजाइड इन अ सेंचुरी फॉर द फॉलोइंग पर्पस, फोटोग्राफी, टूरिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विद एनी पर्सन रेजिडिंग इन द सेंचुरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए तो बी इज़ द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 28 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में। नेक्स्ट 7, पावर ऑफ एंट्री रिसर्च डिटेंशन अंडर द चैप्टर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50, D is the answer. Next is 8. Whenever notification has been issued to constitute any land reserve forest, the forest must issue a proclamation. So specifying nearly as possible the situation and limits of the protest forest या फिर consequences that will ensue on the reservation of such forest या फिर notice that compensation claim will be entertained या fixing a period for claiming rights। इसका है नोटिस दैट नो कंपनसेशन क्लेम विल बी एंटरटेन, सी इज़ द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 6 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। नेक्स्ट 9, द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, दैट इज 29, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। State government may make rules to regulate the transit of all timber and the forest produce, ये बिल्कुल ठीक है। Section 41 will override rules made by the central government to prescribe the route by which timber other forest produce may be imported। ऐसा नहीं है, वो ओवरराइड नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रूल जो है वो ओवरराइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट वाले रूल को। वो ये लिखा हुआ है सेक्शन 41A ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मे लीव ड्यूटी, ये ठीक है। फिर ऑनर द लैंड मे राइट कलेक्टेड दैट हिज लैंड विल बी मैनेज बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर एज रिजर्व्ड, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? बी इज द आंसर विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 11, ऑल ऑफेंसेस अंडर हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट शैल बी बेलेबल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 एंड 40-41, सी इज द आंसर। और एक कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 53 के प्रोवाइजो में ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में। नेक्स्ट 12, एस नंबी नारायण वर्सेस सीबी मैथ्यूज इन द इसरो स्पाई केस, द कोर्ट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू पे 50 लाख कंपनसेशन टू द एपेलेंट, ए इज द आंसर। मूवी भी आई है इस पर नंबी, अगर आपने देखी हो तो, आर माधवन है जिसमें। नेक्स्ट 13, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये जस्टिस मिल्टन के वर्ड हैं, वर कोटेड इन बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ए इज द आंसर। और किस पर है ये? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पर। नेक्स्ट 14, जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी लिमिट्स एंड ओवरराइड ऑफेंसेस एंड पीनल प्रोविजन ऑफ द कोड एंड कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग सेक्शन, कितने में है? 76 से 106 तक, डी इज द आंसर। 96 से 106 क्या है? आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट है 15, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन इज अ डिफेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, कौन सी कैटेगरी में आता है ये? पार्शियल डिफेंस है ये, बी इज द आंसर। बिकॉज उसमें फिर वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, पूरी लायबिलिटी जो है वो एब्जॉल्व नहीं होती है,
मर्डर विल बी टर्न इनटू कल्पेबल होमिसाइड, उसकी कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी फिर भी, तो पार्शियल डिफेंस हो गया, बी इज द आंसर। और ये है सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1। नेक्स्ट 16, actus reus is the result of human conduct which the law seeks to prohibit. The definition was given by Kenny, B is the answer. Next 17, constitution bench that held a company can be prosecuted for any offence and cannot go scot-free merely on the ground that it technically cannot be punished by way of imprisonment. The ruling of the constitution bench came in the case of Standard Chartered Bank versus Director of Enforcement, D is the answer. Next 18, the contemporary community standard test was stressed in which of the following case? ये था देवीदास रामचंद्र तुगलापुरकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए इज द आंसर। ये जो महात्मा गांधी पर किसी ने एक्ट बनाया था उसके लिए था ये, डिसेंसी और मोरालिटी पर भी था ये केस। और ये अगर आप देखेंगे हरियाणा एडीए पेपर ऑफ 2016, वहाँ भी पूछा गया था इस केस को। नेक्स्ट 19, सेक्शन 416 नाउ स्टेट्स that if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall commute the sentence to imprisonment for life. कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था ये? क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 20, सेक्शन 433A was introduced by the amendment of CRPC 1978. The constitutionality of this provision was examined by the Supreme Court in case of सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर शत्रुघ्न चौहान, या फिर अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार गोलू, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 21, डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस पोटेंशिया इज अ डॉक्ट्राइन इन्वोक्ड इन केस ऑफ अटेम्प्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, चूज द रॉन्ग प्रपोजिशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन द केस ऑफ एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बिल्कुल ठीक है, ये सेक्शन 100 में लिखा हुआ है ये। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ एक्ट थ्रोइंग एसिड विच मे रीजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये ऐसे भी ठीक है। फिर कॉजिंग डेथ इनविजिबल टू हस्बैंड अगेंस्ट द एडल्टरर ऑफ हिज वाइफ, ये नहीं है, ये अननेचुरल लस्ट वाला है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ डी मिनिमस नॉन क्यूरेटिव एक्ट इज एम्बोडेड इन विच सेक्शन? सेक्शन 95 IPC, सी इज द आंसर। Next 24, Joseph Shine versus Union of India dealt with offence of adultery. Now it is unconstitutional, has been declared in Joseph Shine case. B is the answer. Next 25, for offence of conspiracy, the following is not true. Minimum 2% required, yes. Conspiracy is the rule of evidence. No, this is not. Offence is heavily mental in its composition. Mere agreement to do anything contrary to law is punishable. ये भी ठीक है, तो इसमें C is the wrong one, not true. C is the answer. Conspiracy का provision है ये, तो not a rule of evidence. It is a substantive offence under section 120A. Punishment का है 120B में. Next 26. The following principle is least relevant for criminal liability: causation, contemporaneity, या फिर novus actus intervenes, या फिर motive. ये है motive. Motive जो है least relevant होता है। Next 27, Union of India versus Shri Haran upheld the life imprisonment without remission, which was the first awarded in the case of Swami Shraddhanand versus State of Karnataka. C is the answer. Next 28, review petition in death penalty case should be heard by a 3-judge bench. A is the answer. और कौन से केस में डिसाइड किया गया था? ये केस था मोहम्मद आरिफ एट अशफाक वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर रिलेटेड मैटर्स, जजमेंट थी 2014 की। नेक्स्ट 29, सेक्शन 354(3) ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर रीजंस फॉर इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पार्डनिंग पावर कन्फर्ड ऑन प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है टू बी एक्सरसाइज्ड एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस। पावर कैन बी curtailed by the Supreme Court, no. Without the consent of offender can commute that sentence, yes. तो C इसका आंसर हो गया इनकरेक्ट। Next 31, ignorance of law is not a defense. However, contemporary scholars are less sanguine about this rule. A scholar argues that when an accused had not taken reasonable measures to comply with the law, was nevertheless reasonably ignorant, or mistake should be allowed as a defense. The criminal law scholar is
Andrew Ashworth. A is the answer. Next 32. Priya Patel versus State of Maharashtra held that a woman cannot be held guilty of gang rape. C is the answer. Next 33. Exception 2 to section 375 states that non-consensual sexual intercourse by a man with his own wife does not amount to rape. Presently, the age circumscribed for this exception is 15 years. Exception 2. तो अभी आज के टाइम में देखिए उसमें लिखा हुआ है वाइफ नॉट बीइंग अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स, तो डी इसका आंसर रहेगा. हाउ एवर नॉर्मल केस में कितनी एज है कंसेंट की? 18 ईयर्स. नेक्स्ट 34. द लॉ प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम. सेक्शन कौन सा है? 228A. बी इज द आंसर. Next 35. The two-finger test was questioned in a case and was held violative of right to privacy, physical and mental integrity and dignity of prosecutrix. The case was Lilu versus State of Haryana. A is the answer. Next 36. When a criminal case is transferred from one state to other, the appropriate mechanism is a transfer that state appoints a PP, a transferee state appoints a PP, या फिर complainant exercises a choice, या फिर either of two. ट्रांसफर या फिर ट्रांसफरी. तो ट्रांसफरी स्टेट जो है वो पॉइंट करेगी पीपी. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 37. DK Basu गाइडलाइन डील्स विद राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन SOP फॉर अरेस्ट. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 38. रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी इन केस ऑफ cognizable offense. दिस वाज हेल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच in case of Litak Kumar versus State of UP. C is the answer. Next 39. Default bail is given in case of section कौन सा है? 167 और where the investigation is not completed within the time prescribed. A इसका आंसर हो गया. Next 40. As per the section of CRPC, the court of its own can examine any person as a court witness. That is section 311. D is the answer. Next 41. Which of the following statement is correct? Offences under the Protection of Civil Rights Act cannot be compounded. Okay. Non-compounded offense can be compounded with the permission of the court. Okay. Some offences are recognized. No, it is incorrect. Non-compoundable offenses can be compounded with the permission of the court. No, it is also incorrect. Some offences are recognized compoundable offenses. Other may compoundable only with the permission of the consent of the victim. No, ये भी गलत है. Offenses can be compounded but it does not amount to acquittal. ये भी गलत है. तो जैसे कोई भी ठीक नहीं है वो एक्विटल ही होता है. ये लिखा हुआ सेक्शन 320 के सेक्शन 8 में कि वो एक्विटल होगा. जो कंपाउंड कर लिया है तो एक्विटल माना जाएगा. सारे रॉन्ग हो गए इसमें फिर तो. नेक्स्ट 42. मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 लिमिटेड टू, ये रॉन्ग है. फिर इज टू बी डिस्पोज्ड विद इन द रीजनेबल टाइम, हाउएवर नो टाइम फ्रेम इज गिवन. ये भी रॉन्ग है. लिखा हुआ है टाइम पीरियड. देखिए इंटरिम के लिए तो दिया हुआ है वहाँ पर 60 डेज के अंदर उसको जो है डिस्पोज ऑफ करना है इंटरिम मेंटेनेंस का. कैन बी डिनाइड टू वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री. बिल्कुल ठीक है. 125 में मेंशन किया गया है. ये तो इज ओनली फॉर दी वाइफ. नो, ये चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, पेरेंट्स भी ले सकते हैं. तो सी इसका आंसर हो गया. सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 43. आदम भाई सुलेमान भाई अजमेरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इज अ क्लासिक केस ऑफ wrongful prosecution. B is the answer. Next 44. Which of the following is incorrect? Section 300 embodies the principle of auto force convict, auto force acquittal. बिल्कुल ठीक है. Article 20 का 2 of Constitution guards against double jeopardy. Yes. फिर a victim impact statement is taken before pronouncing sentence. ये गलत है. Judgment of the court is written in the language of the court. Yes, ये बिल्कुल ठीक है. तो आंसर क्या हो गया इसमें? C is incorrect. Next 45. Plea bargaining in India is a sentence bargaining. A is the answer. Chapter 21A है. सेक्शन कौन सा है? 265A से 265L तक. और कौन सी अमेंडमेंट से है? 2006 की अमेंडमेंट से विद इफेक्ट फ्रॉम 5/7/2006. ये भी पूछ लेते हैं HP में. Next 46. Every investigation is required to be completed without unnecessary delay under section 173. Choose the most appropriate. पुलिस फाइल्स अ रिपोर्ट नोन एज चालान आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. नो, बिफोर फ्रेमिंग उसी के बेस पे तो चार्ज फ्रेम होगा. ये हो गया गलत. पुलिस फॉर्म्स एन ओपिनियन एंड द मजिस्ट्रेट इज बाउंड. नो, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड. मजिस्ट्रेट फ्रेम द चार्जेस आफ्टर फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट. यस.
पुलिस मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन फ्रेम चार्जेस, कंसल्टेशन क्यों करेंगे, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 47, द लायबिलिटी इंक्वायरी अंडर 3D ऑफ सेक्शन 300 IPC, मतलब मर्डर के केस में क्या है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी है या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, या सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी, ए इज द आंसर। Next 48, in scrutiny of a complaint of the magistrate does the following, choose the correct course available. If magistrate is not competent to take cognizance of the offence mentioned, he still may take cognizance if it is a complaint case. No, ये wrong है। Magistrate takes the cognizance of the case but cannot examine the complainant. cognizance लेगा तो complainant को examine करेगा, ये भी गलत हो गया। May look in the complaint and send it to the police for investigation. Yes, बिल्कुल ठीक है ये। फिर डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इवन इफ ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द सेशन कोर्ट, ये रॉन्ग हो गया, सेशन कोर्ट के पास भेजेंगे, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कन्फेशन और स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये ठीक है। कैन बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन हुम पावर मैजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड, ये हो गया रॉन्ग। Confession statement can be recorded in the course of investigation, yes. Can be recorded only when it is being voluntary, yes. So B is the answer. Section कौन सा है, 164 CRPC. Next, under section 143A, negotiable instrument act, the court may order drawer of the check to pay interim compensation to the complainant, which is shall not exceed 20% of the amount of check. C is the answer. और ये भी 2018 की amendment से insert किया गया है। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2020. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 टू अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।